नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली चाहिए। आज का जो वीडियो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप एकदम ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि हमें पॉलिटी के लिए कहाँ से पढ़ना है। देखिए, एक पेपर है टीआरई 2 का, पीजीटी का पेपर है या टीआरई 2 का, और या ओरिजिनल पेपर है। तो हम आज ओरिजिनल पेपर के जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं वहां सीधे आ जाते हैं। आज हम पॉलिटी के बारे में जानेंगे कि पॉलिटी में हमें कहाँ से पढ़ना है और कौन सा सोर्स अपनाना है। तो ये ओरिजिनल पेपर है पॉलिटी का, पीजीटी का है, टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, लिखा है 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। मतलब ये 40 क्वेश्चन है। हम ओरिजिनल पेपर के 40 क्वेश्चन एक बार स्लाइड करते हुए आपको दिखा देते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का कार्यकाल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में कब आया। ऐसे ही जो 40 क्वेश्चन है, अभी हम इसी वीडियो में इन सभी 40 क्वेश्चन के साथ साथ देखिए यहाँ पर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी और जितने भी पार्टी है उन सभी की स्थापना कब हुई है, यह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और यह टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है, टीआरई 2 का। और हम एक क्वेश्चन पेपर एक तरफ से देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पेपर देखने के बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर साथ में एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगाकर प्रूफ भी करेंगे कि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ से पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगा, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा आप और आप खुद अपने विवेक से डिसाइड कीजिएगा कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है, कौन सा सोर्स अपनाना है। हम केवल आपको बता रहे हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, बाकी एनसीईआरटी आप खुद से किताब उठाकर अपने से सेल्फ स्टडी कीजिए। और बाकी हम एनसीईआरटी का क्लास लेते हैं। क्लास 9th का पॉलिटी शुरू हो चुका है, 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। ऐसे ही जितने भी एनसीईआरटी से पॉसिबल हो सकते हैं क्वेश्चन बनना, तो सभी क्वेश्चन को हम अपने यूट्यूब चैनल पे कराते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और जितना भी सहयोग होगा टीआरई 4 के लिए हम आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है। अब हम वीडियो में आगे देखते हैं, समय बर्बाद न करते हुए। यह क्वेश्चन पेपर है। अब इन सभी का क्वेश्चन एक क्वेश्चन और साथ में वह एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है, यह सब हम अभी आगे देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमने अभी एक वीडियो में बात की है इससे पहले कि हम बीपीएससी टीआरई 2 टीजीटी का जो एसएसटी में पॉलिटी का क्वेश्चन था 40 क्वेश्चन, उन सभी 40 क्वेश्चन को हमने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में देखा। कौन सा? तो बीपीएससी टीआरई 2 का था यह क्वेश्चन पेपर जो हमने अभी देखा। टीआरई 2 और टीजीटी का था, टीआरटी जूनियर का नहीं, किसका था? टीजीटी का। और टीजीटी का हमने कौन सा क्वेश्चन देखने की कोशिश की? तो पॉलिटी का 40 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें से हमने एक नजर आपको क्वेश्चन दिखाया और उसके बाद क्वेश्चन के बाद हमने बताया कि हम सभी एक एक क्वेश्चन को और उसके साथ साथ वह क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया है उसके स्क्रीनशॉट के साथ देखेंगे, ताकि हमें कंफर्म हो कि पॉलिटी में भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लगभग क्वेश्चन सभी क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लगभग क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे और हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और हमें तैयारी कहाँ से करनी है। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर पेपर में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था कि 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। तो देखिए, विकल्प क्या है? जिम्बाब्वे है, बेल्जियम है और फिजी है। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? कानून का राज और अधिकारों का आदर। देखिए क्या लिखा है? जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। यानी 1980 में कौन सा देश अल्पसंख्यक गोरों से मुक्ति मिली थी? किस देश को? तो जिम्बाब्वे को। विकल्प ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और जो भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो सभी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से हमने देखा। अब एक एक क्वेश्चन का हम
एक्सप्लेन और आंसर देते चलेंगे और उसके साथ यह भी देखते चल रहे हैं कि वे सभी एनसीईआरटी में कहाँ से पूछे गए थे। और जो यह लिखा हुआ है यह क्लास 10 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है। यह क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिटी का है, टीजीटी का। देखिए प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा तर्क नहीं है, कौन सा वैध तर्क नहीं है। तो देखिए यह अस्थिरता की ओर ले जाती है, तो यह तो सही है प्रजातंत्र के तरफ। और उसके बाद देखिए यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, यह भी सही है। और इसमें देरी होती है, यह भी सही है। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। तो यह विकल्प तो सही है। पूछा क्या है, अवैध तर्क, यानी जो तर्क सही नहीं है। देखिए और उसके बाद यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। तो देखिए इसमें देरी होती है, यह भी वैध तर्क है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। तो इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है, यह विकल्प भी सही है, यानी वैध तर्क है। और पूछा क्या है, वैध तर्क नहीं है। तो तीनों वैध तर्क है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब हम आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी, इससे हम देखेंगे एस्टोनिया। और क्वेश्चन नंबर 2 है फिजी। और क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी विकल्प ए है आपका एस्टोनिया, विकल्प बी है आपका फिजी और विकल्प सी आपका सऊदी अरब है। एनसीईआरटी में देखिए क्या दिया हुआ है कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, मतलब यह भी वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता था। कौन, सऊदी अरब। तो विकल्प ए तो आपका सही नहीं होगा। लिखा क्या है कि कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता था। नहीं करता था मतलब, एक मिनट देखिए, नहीं करता था, लिखा क्या है, नहीं करता था। तो सऊदी अरब भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता था, तो यह विकल्प तो आपका सही हो जाएगा। देखिए एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार करने में मुश्किल होता था। यानी रूसी अल्पसंख्यक के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होता था। कौन सा देश था, एस्टोनिया। यानी यह भी वयस्क मताधिकार का पालन नहीं करता था। तो विकल्प आपका ये भी सही हो जाएगा। यही दो विकल्प सही हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन देखिए आप विकल्प बी क्या दिया है, फिजी। तो फिजी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पालन करता था या नहीं करता था, यह भी देखेंगे हम। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। यानी फिजी वाले भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पालन नहीं करते थे। यानी जो तीनों विकल्प है वह तीनों विकल्प सही है। यानी कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता था, एस्टोनिया भी नहीं करता था, फिजी भी नहीं करता था और सऊदी अरब भी नहीं करता था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो भारत में प्रजातांत्रिक गणराज्य है। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। देखिए गणराज्य का मतलब क्या होता है, देखिए ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना में दिया हुआ है गणराज्य का मतलब, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गणराज्य और इसका मतलब क्या है। तो गणराज्य का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है कि शासन का प्रमुख लोग, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना होगा, न कि किसी वंश या
राज खानदान का, यानी गणराज्य का मतलब जो शासन का प्रमुख व्यक्ति होगा वह लोगों द्वारा चुना गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो भारत का शासन का प्रमुख व्यक्ति है यानी राष्ट्रपति, वह लोगों द्वारा चुना गया होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने किसकी व्यवस्था की है, तो निर्वाचित राष्ट्रपति की। विकल्प आपका एक क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने देख लिया, और पांचों क्वेश्चन कहाँ दिया था, तो पांचों क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सत्ता के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है। यानी सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों के साझेदारी को क्या कहा जाता है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शासन, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो और क्योंकि देखिए क्या लिखा है, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। यानी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के बंटवारा को क्या कहा जाता है, सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण। और देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण किसको कहा जाता है, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहा जाता है जब एक सरकार से कुछ शक्तियां लेकर, जैसे राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर पंचायती राज को दे दिया जाए, या केंद्र सरकार से कुछ शक्तियां लेकर उसके नीचे वाली सरकार को दे दिया जाए, तो उसको शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इसमें जो आयोग ने आंसर माना था वह माना था शक्तियों का विभाजन। यानी सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है, तो शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। यह सरकार ने माना था और एनसीईआरटी में दिया था कि शक्तियों का शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है, तो सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले की पहल की। यह 1993 में कानून द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है संविधान में कब बनाया गया था, तो 1993 ईस्वी में स्थापित हुआ। यह विकल्प आपका सही है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, तो यह विकल्प भी आपका सही है। और यह एक संवैधानिक निकाय है, तो यह विकल्प भी आपका सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अभी क्वेश्चन 7 ही देखिए, अभी हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यह कौन सा क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है और टीजीटी का पॉलिटी का 40 क्वेश्चन हमने जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाया था, यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन और उसके एनसीईआरटी का सोर्स भी दिखा रहे हैं। देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यानी किसने कहा था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था और हम इसका स्क्रीनशॉट भी देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो श्रीलंका देखिए क्या लिखा है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। एनसीईआरटी में पहला लाइन ये देखिए लिखा हुआ है, सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब बना था, श्रीलंका स्वतंत्र देश के रूप में कब अस्तित्व में आया था, तो एनसीईआरटी में क्या दिया है 1948 ईस्वी में। कब 1948 ईस्वी में, यानी 1949 में नहीं आया था, 1956 में भी नहीं आया था, 1946 में भी नहीं आया था। कब आया था 1948 में। तो आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए क्वेश्चन
पूछा हुआ है एनसीईआरटी से ही, और अगर किसी को पता नहीं रहेगा तो वह इन सभी में से कोई ना कोई विकल्प मार देगा और उपयुक्त में से कोई नहीं मारेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करना है तो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना होगा। मतलब एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं तो संपूर्ण क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए अब आगे देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो ग्राम सभा के सदस्य किसको बोलते हैं, उस ग्राम सभा के, मतलब किसी पंचायत के, यानी किसी ग्राम के, किसी गांव के वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा, यानी मतदाता सूची में जिसका नाम होगा वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। यानी ग्राम सभा का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ग्राम में मतलब चुनाव में वोट देने के लिए न्यूनतम, यानी मतदाता सूची में नाम आने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष। यानी ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा 18 वर्ष। प्रारंभ में शुरुआत में कितने वर्ष थे, तो 21 वर्ष चुनाव का आयु, मतलब चुनाव में मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी। और 61वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 61वां संविधान संशोधन हुआ, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। 61वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1989 में। कब हुआ, 1989 में। और इससे 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि जो चुनाव में वोट देने की आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होते हैं। और जो भी वोट दे लेता है, मतलब वोट डालने का जिसका भी अधिकार हो जाता है, जिसका भी उस गांव के मतदाता सूची में अगर नाम आ गया, तो आप उस गांव के ग्राम सभा के सदस्य बन गए। और मतदाता सूची में नाम न्यूनतम कितने वर्ष में आएगी, तो 18 वर्ष में आएगी। विकल्प क्या हो जाएगा आपका, भी सही हो जाएगा। यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यह सब आपको पता रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा 5 वर्ष नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और कोई ध्यान नहीं देगा तो राज्यसभा का कार्यकाल वह 6 वर्ष मार के आगे बढ़ जाएगा, बोलेगा हमारा सही हो गया, लेकिन गलत हो जाएगा उसका। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कोई वर्ष नहीं होता है, यह एक स्थायी सदन है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन जब 1976 ईस्वी में हुआ, तो इसी में आपका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष कर दिया गया, दोनों का। लेकिन फिर जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1978 ईस्वी में। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि जो लोकसभा के सदस्यों का उम्र 6 वर्ष, मतलब लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो 6 वर्ष किया गया था, उसको घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष ही था। लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है लोकसभा, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, लेकिन लोकसभा कितने वर्ष में भंग हो जाती है, तो लोकसभा 5 वर्ष में भंग हो जाती है। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है, एक करंट अफेयर्स का पूछ दिया था, यह सब भी हमें जानकारी पता रहना चाहिए। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो कितने प्रतिशत सीटों की, तो 33% सीटों की लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% महिलाएं रहेंगी। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन विधेयक आया था,
तो संविधान संशोधन अधिनियम पूछे तो आपका 61वां मतलब संविधान संशोधन अधिनियम पूछे तो 128वां संविधान संशोधन अधिनियम था। वह कौन सा? 128वां संविधान संशोधन अधिनियम था। लेकिन पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 106वां संविधान संशोधन हुआ था। 106वां क्या था? संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन कौन सा था? तो संविधान संशोधन था 106वां। लेकिन 128वां क्या था? तो 128वां संविधान संशोधन अधिनियम था। कौन क्या था? संविधान संशोधन अधिनियम कौन से नंबर का था? संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो यह संविधान संशोधन अधिनियम था 128वां। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन संविधान संशोधन कौन सा था? तो 106वां संविधान संशोधन था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू कर दिया गया? तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नीति व्यवस्था लागू कर दी गई। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है, यानी मतदाता सूची निर्वाचन कार्ड। वोट देते जाते समय यह पहचान पत्र आपको साथ रखना है, यानी फोटो पहचान पत्र निर्वाचन मतलब वोट देने जाने के लिए आपके पास फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। और यह लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1993 ईस्वी से। कब लागू हुआ था? 1993 ईस्वी से लागू हुआ था। तो 1991 भी नहीं सही होगा, 1989 भी, 2004 भी नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए? 1993। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है। क्यों संघ अधिक शक्तिशाली है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, संघ सूची। देखिए शक्तियों का विभाजन किस सूची में किया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। किस अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है? तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया हुआ है। कौन? संघ सूची और राज्य सूची, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में जो इतने भी विषय रहेंगे उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को रहेगा। इसमें लगभग 100 विषय हैं। और राज्य सूची में लगभग 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में लगभग 52 विषय हैं। तो देखिए संघ सूची में क्या कौन कौन से विषय हैं? तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। और राज्य सूची में पुलिस, देखिए राज्य सूची में क्या होता है? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसी शक्तियां आती हैं। तो देखिए संघ तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि विकल्प देखते हैं, इसके पास अधिक संख्या में शक्ति है। तो इसके संघ सूची में 100 विषय है, तो इसके पास अधिक संख्या में शक्ति है, तो यह भी विकल्प सही हो जाएगा। इसके पास महत्वपूर्ण शक्ति है, तो यह भी सही हो जाएगा। जो देश के लिए महत्वपूर्ण विषय है, जो पूरे देश में एक जैसी नीति होनी चाहिए, वे सभी केंद्र सरकार के पास है, तो यह विकल्प भी सही हो जाएगा। और इसके पास अवशेष शक्तियां हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे अवशेष जो विषय बाकी रह जाएंगे, जो लोग इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में नहीं होगा, वह विषय अवशेष सूची बोला जाएगा उसको। और वे अवशेष शक्तियां किसके पास रहेंगी? केंद्र के पास। तो यह विकल्प भी सही हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए लिखा है भारतीय जनता पार्टी। और यही भारतीय जनता पार्टी नहीं, जितने भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन सभी के बारे में हमको पता रहना चाहिए। तो देखिए पुराने भारतीय जन संसद, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया गया था,
पुनर्जीवित करके 1980 ईस्वी में यह पार्टी बनी। कौन सा? भारतीय जनता पार्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। 1969 क्या हो जाएगा आपका? 1980 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। और उसके बाद देखिए टीएमसी यानी तृणमूल राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? तो यह सब भी जानेंगे। यह 1998 ईस्वी में बनी थी। सभी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखिए जैसे हम एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना सभी पार्टियों के नाम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1998 को बनी थी। कब? 1 जनवरी 1998 को। 1998 को यह पार्टी बनी थी। और बहुजन समाजवादी पार्टी कब बनी थी? एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1984 ईस्वी में, स्वर्गीय काशीराम ने बनाया था। और भारतीय जनता पार्टी जो हमने स्क्रीनशॉट देखा था 1980 में, यह पार्टी बनी थी। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यह कब बनी थी? तो यह 1925 में बनी थी। कब बनी थी? तो 1925 में। यह सब भी पूछ सकता है तैयारीपुर में, इसलिए जितना हो सके एनसीईआरटी ही पढ़े। और कम देखिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आगे यहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यह कब बनी थी? तो यह बनी थी 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? तो यह बनी थी 1885 ईस्वी में, इसका गठन हुआ था। और एक पार्टी दिया है नेशनलिस्ट, देखिए क्या लिखा हुआ है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। यह कब बनी थी? तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी थी, यह पार्टी बनी थी आपका 1999 ईस्वी में। यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह क्लास 10 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक चैप्टर ही दिया हुआ है पूरा क्लास 10 के एनसीईआरटी में। देखिए क्या लिखा है, चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों में रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। यानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 10 में जाति धर्म और लैंगिक सुधार चैप्टर का नाम है आपका। और उसमें दिया हुआ है कि मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो जाति का होता है। विकल्प आपका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन? तो देखिए हमारे देश में संसद के 2 सदन है। दोनों सदनों में से एक को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों भारतीय संसद में शामिल है। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है विस्तार से। कहाँ दिया हुआ है? देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। और यह सब हमको क्या करना होगा? अच्छे से पढ़ लेना होगा, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। आगे देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है देखते हैं हम। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। इधर देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत पार्टी वाली, यानी राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल हो, यानी बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता हो।
यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक, गलत है। जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो, तो विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अनिश्चित तो होता नहीं कि चाहे जब तक प्रधानमंत्री बने रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता रहेगा वह क्या रहेगा, प्रधानमंत्री बना रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह आर्टिकल से पूछा हुआ है, एक आध दो क्वेश्चन आर्टिकल से पूछते हैं, लेकिन हम अगर अधिकतर आर्टिकल ही पूरे याद करते रहेंगे तो आर्टिकल से क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आर्टिकल से, तो हमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हो केवल उसी को, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हो केवल उसी को ध्यान देना है। देखिए क्या लिखा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324। देखिए आर्टिकल 324 में दिया क्या है, अनुच्छेद 324 भारत का संविधान। देखिए संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनावों तथा इस संविधान के अधीन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी तथा उसके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण तथा संसद और राज्यों के विधानमंडलों के चुनावों से उत्पन्न होने वाले उनसे संबंधित संदेहों और विवादों के निर्णय हेतु चुनाव न्यायाधिकरणों की नियुक्ति का अधिकार एक आयोग, जिसे इस संविधान में चुनाव आयोग कहा गया है, में निहित होगा। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है जिसमें निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा, तो आर्टिकल 324। अब आगे देखते हैं। देखिए आर्टिकल 289 और आर्टिकल 329 भी दिया हुआ है इसमें, तो लेकिन आंसर क्या होगा, आर्टिकल 324 आपका। अब आगे देखिए, इसमें देखिए आर्टिकल 329 में क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। सही बात है। और आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 289 में राज्य सरकारों की संपत्ति और आय को केंद्र सरकार के करों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी आर्टिकल 289 और 329 के बारे में भी जान गए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो हमें पता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी अधिकार अधिनियम आरटीआई कब आया था, तो 2005 में। तो आंसर देखिए 2005 विकल्प में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण कानून है जो नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी प्राप्त करने की शक्ति देता है। लागू होने की तिथि 12 अक्टूबर 2005 को। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमें पता है ग्राम पंचायत जो है ना, वह ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। या क्लास 8 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन, ग्राम पंचायत। आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत समिति नहीं, जिला परिषद भी नहीं, खंड विकास अधिकारी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा, ग्राम सभा। अब आगे देखते हैं, ये क्या लिखा है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मुख्य रूप से ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आगे देखिए, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, ग्राम सभा के वे सभी सदस्य होते हैं जो उस ग्राम के मतलब उस गांव के मतदाता सूची में आते हैं। यह सब कहां से पूछा गया है, तो ये जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ यह सब एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से बाहर से पूछ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, न्यायाधीश देखिए एम पुंछी आयोग का संबंध किससे है, तो न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, यह भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है।
और अगर राज्य मंडार समिति पूछे तो यह भी केंद्र राज्य संबंध से ही संबंधित है। सकारिया आयोग देखिए, तो सकारिया आयोग भी देखिए केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति RS सकारिया की अध्यक्षता में गठित यह सबसे महत्वपूर्ण आयोग है। और उसके बाद देखिए पुंछी आयोग, पुंछी आयोग कब बना था? तो 2007 में। यह भी याद रखना है, पुंछी आयोग कब बना था? 2007 में। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में बना था और इसने 2010 में अपने रिपोर्ट पेश की थी। कब? 2007 में बना था और 2010 में इसने अपना रिपोर्ट क्या किया था? दिया था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे देखिए आप, देखिए इसके बारे में पुंछी आयोग के बारे में देखिए, मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे और अन्य सदस्य कौन कौन थे? धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल, NR माधव मेनन और विजय शंकर जैसे लोग भी इसमें क्या थे? शामिल थे। और 30 मार्च 2010 को अपनी रिपोर्ट देता है यह। और उसके बाद इसमें कुल 273 सिफारिशें थी। इसमें देखिए एक राज्यपाल की भूमिका। आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही राज्यपाल को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया भी अपनाई जानी चाहिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक है? लिखित संविधान आवश्यक है, यह भी सही है। कठोर संविधान भी आवश्यक है, संविधान की सर्वोच्चता भी आवश्यक है। विकल्प एक से अधिक क्या हो जाएगा आपका आंसर? विकल्प डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यह सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, यह सब ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इनमें 60 से 80 मंत्री हो सकते हैं। देखिए कैबिनेट मंत्री भी होते हैं मंत्री परिषद में, यह भी सही है। और उसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं वाले राज्य मंत्री, यानी राज्य मंत्री। देखिए यहाँ पर लिखा है राज्य मंत्री भी होते हैं, यानी देखिए कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों होते हैं। तो यानी इससे ही पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प डी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो देखिए पहले 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें इस संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इस संविधान संशोधन द्वारा। और 11वीं अनुसूची जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। इससे पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल है। कितने विषय? 29 विषय। आंसर हो जाएगा क्या आपका? विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां 74वां दोनों संविधान संशोधन हमें याद रखना है। 74वां संविधान संशोधन हुआ। 74वां संविधान संशोधन से क्या हुआ कि 12वीं अनुसूची फिर जोड़ी गई। कि तो कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन द्वारा। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो शहरी निकाय से संबंधित है, यानी नगर पालिका और नगर निगम बोले। शहरी निकाय भी बोल सकते हैं या नगर पालिका नगर निगम। नगर पालिका से संबंधित है। कौन? 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो कुल 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में। और 74वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ। और पंचायती राज का अगर कोई पूछे शुभारंभ, तो 1959 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था। देखिए यहाँ पर 11वीं अनुसूची क्या लिखा हुआ है कि संवैधानिक संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। कुल विषय इस अनुसूची में कुल 29 विषय है। कितने विषय? 29 विषय है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए जब क्वेश्चन पूछा था तो उस समय
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन हम जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी हो उनके बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए हमें अलग से। तो इसके आंसर क्या था, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। देखिए क्या लिखा हुआ है वर्तमान में, देखिए कौन है, तो वर्तमान यानी मई 2026 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम होंगे, मतलब मई 2026 में। कब? मई 2026 में, अभी आया नहीं हुआ है। और इन्होंने 23 दिसंबर 2024 को यह पद संभाला था। कब? 23 दिसंबर 2024 को इन्होंने यह पद संभाल लिया था। यानी अभी कौन है, मतलब अभी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम है। और उसके आगे देखिए, और देखिए इसके बाद इन्होंने किसका स्थान लिया था, तो इन्होंने लिया था अरुण कुमार मिश्रा का। लेकिन उस समय जब यह पेपर हुआ था उस समय कौन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। आगे देखिए अब क्वेश्चन 28, जब विधायिका का कार्यकाल समाप्त जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए तीन चीज के बारे में जानते हैं। एक क्या होता है कि जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, कौन क्या, यह एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है। कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है 5 साल बाद तब चुनाव होता है, और कार्यकाल समाप्त नहीं होता, यानी कार्यकाल समाप्त नहीं होगा उसके पहले ही चुनाव हो जाएगा तब, और या किसी 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 विधान क्षेत्र यानी किसी क्षेत्र में, पूरे देश में नहीं, किसी क्षेत्र में चुनाव होगा केवल तब। मान लीजिए किसी कारण से उस क्षेत्र के जो विधायक होंगे, सांसद होंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उस क्षेत्र में पुनः चुनाव होता है, तो उस चुनाव को क्या कहते हैं। तो देखिए कार्यकाल समाप्त हो गया तो इसको आम चुनाव बोलेंगे, जो कि हर 5 वर्ष में होता है। कार्यकाल समाप्त हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, आम चुनाव। लेकिन कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा है कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होगा, तो कार्यकाल समाप्त नहीं होगा उससे पूर्व चुनाव होगा तो मध्य अवधि चुनाव बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे मध्य अवधि चुनाव। लेकिन अगर किसी परस्पर किसी क्षेत्र के लिए चुनाव होता है तो उसको उपचुनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उपचुनाव। इन तीनों के बारे में हमें याद रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उसको मध्य अवधि चुनाव बोलेंगे। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आगे देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि 5 साल, यहाँ पर देखिए 5 साल के बाद सभी चुने प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सब चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे समय अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होता है, जिसे आम चुनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आम चुनाव। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, इसे उपचुनाव कहते हैं। और अगर पूरे देश में चुनाव होगा कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व मध्य अवधि में, तो उसे मध्य अवधि चुनाव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर है, क्यों? क्योंकि यह अधिक उत्तरदायी होता है, तो यह तो सही है। एक प्रजातांत्रिक सरकार तो अधिक उत्तरदायी होती है, यह एकदम सही है। और उसके बाद यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, तो यह भी सही है। यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, तो यह भी सही है। देखिए एनसीईआरटी आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प डी। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, यानी अधिक उत्तरदायी है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाती है और लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। यह सब कहाँ दिया हुआ है, यह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जितने भी स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं वह सब एनसीईआरटी के ही लगे हुए हैं। देखिए यह सब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में यहीं पर दिया हुआ है। सब कहाँ का
पेज लगाया गया है, तो यह सब एनसीईआरटी का लगाया हुआ है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 10 क्वेश्चन और है, सभी पेपर ही हम देख रहे हैं 40 क्वेश्चन पर। मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? क्या लिखा है? असत्य है। तो मंडल आयोग के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो देखिए इसकी अध्यक्षता वीपी मंडल द्वारा की गई, तो यह तो कथन सत्य है, तो यह आंसर तो होगा नहीं। पूछा क्या है? असत्य पूछा है, तो यह तो आंसर नहीं होगा क्योंकि यह सत्य है। देखिए हम पहले देख लेते हैं कि भारत सरकार ने 1979 ईस्वी में, कब? 1979 ईस्वी में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। इसकी अध्यक्षता वीपी मंडल ने की थी। विकल्प ए सही है, यानी यह सत्य है। तो आंसर क्या पूछा? असत्य। और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1980 में अपनी सिफारिशें दी थी। यानी क्या लिखा है? देखिए इसलिए अपनी रिपोर्ट 1980 ईस्वी में प्रस्तुत की थी, तो यह भी सही है, यानी यह भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्षों तक पार्टियों और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहते हैं। फिर 1989 ईस्वी में मतलब 1989 ईस्वी में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार बनती है, उन्होंने इसको 1990 ईस्वी में इसकी सिफारिशों को लागू कर दिया था। एनसीईआरटी में अगले पेज में दिया हुआ है, पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लग पाया है, यानी यह भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों विकल्प सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी क्या है? सत्य है। आंसर विकल्प ही हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये तो हम जानते ही हैं, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कब हुआ था? 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई आयु। और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इससे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। और यह लागू होता है 1989 ईस्वी में। देखिए लिख लिया है ना, यह लागू होता है कब? 1989 ईस्वी में। और इस समय मतलब इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। देखिए यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। आगे देखिए आगे निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? देखिए हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है, यानी यह स्वायत्त निकाय है। तो यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता, यानी यह एक संवैधानिक निकाय है। तो यह भी सही है, विकल्प ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। और देखिए इसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। तो यह भी सही है, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 33, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई थी? मूल रूप से कितने, यानी मौलिक रूप से 7 मूल अधिकार थे। विकल्प बी क्या हो जाएगा? 60। विकल्प बी 7 सही हो जाएगा। वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रहेंगे उसके बारे में भी हमें जानना रहेगा। 1978 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल किसमें था? आर्टिकल 31 में था। और इसको हटा के कहाँ कर दिया गया? आर्टिकल 300 ए में कर दिया गया। इसमें आर्टिकल 300 ए में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी सही हो जाएगा। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में कुल
6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से? तो पहला 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक। पहली बात, मूल अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार, तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया है मूल अधिकार। और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और भाग 3 को संविधान का आत्मा भी बोला जाता है मौलिक अधिकारों को। इसमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से? तो समता का अधिकार हो गया, और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल, देखिए समता का 14 से 18 तक हो गया आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार हो गया आपका 14 से 18 तक। फिर उसके बाद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 से 25 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 26 से लेके 26-27 में क्या है आपका? 26-27-28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और उसके बाद 29-30 में क्या है? तो अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार है। फिर आर्टिकल 32 में जो है वह क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल 31 में क्या था? तो संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया। और आर्टिकल बाकी जो है वह कौन सा अधिकार है? तो आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बोलते हैं? संविधान का आत्मा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 34, राजनीतिक दल का क्या कार्य है? जनमत जुटाना, यह तो सही है, राजनीतिक दल का कार्य ही है। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखिए राजनीतिक दल के कार्य पूरा पढ़ेंगे तो इसी में से सब कुछ मिल जाएगा आपको। और नीति विकल्प प्रदान करना, एक से ज्यादा विकल्प प्रदान करते हैं राजनीतिक दल। जब 2 विकल्प सही है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, तो यह गलत है आपका, यानी राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना या राजनीतिक दल का काम नहीं है। विकल्प ए और विकल्प बी सही होगा, यानी विकल्प हो जाएगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 35। 5 क्वेश्चन और है, हम सभी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राजधर्म है। तो देखिए भारत हमें पता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। तो आंसर सीधे हो जाएगा आपका हिंदू, बौद्ध, जैन है या नहीं है? भारत का राजधर्म कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प ई क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। एनसीईआरटी में देखिए लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। तो सीधे हो जाएगा आपका भारत का राजधर्म कोई नहीं है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? क्या लिखा है? निगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है। तो देखिए कौन कौन से प्राप्त है, या भी एनसीईआरटी क्लास 9 में चैप्टर नंबर लास्ट में दिया है मौलिक अधिकारों के बारे में। देखिए विकल्प एक क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। पूछा क्या है? नहीं, तो यह नहीं होगा आंसर। संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है, गलत, यह भी नहीं होगा सब आंसर। निगेटिव पूछा है। देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता भी है, यह भी स्वतंत्रता है, संविधान में दिया हुआ है। और पूछा क्या है? नहीं दिया है। तो तीनों स्वतंत्रता दिया हुआ है, कौन सा हो जाएगा? नहीं दिया है, तो विकल्प ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ई। क्या पूछा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो तीनों प्राप्त है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। देखिए हम दिखा रहे हैं एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट। अब तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1971 में, लिखा हुआ है यहाँ पर 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कब दिया था? 1971 में। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? सही। और उसके बाद 1977 में क्या था? लोकसभा में जयप्रकाश नारायण ने क्या सा नेतृत्व किया था? लोकतंत्र बचाओ। तो पूछ सकता है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। कब दिए थे? तो 1977 में। और वामपंथी दलों ने 1977 ईस्वी में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को नारा दिया था। और 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में
तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामा राव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। यह सब भी पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछ रहे हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमने पढ़ा है यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भारत के जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अपने मन से किसी की नियुक्ति नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? अपने मन से नहीं कर सकते। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वह राष्ट्रपति, देखिए सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों के राजदूतों की दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो देखिए इंग्लैंड ने कब दिया था मतदान का अधिकार? तो 1928 ईस्वी में इसमें मिला था महिलाओं को। और न्यूजीलैंड ने कब दिया था? तो 1893 ईस्वी में दिया था। अमेरिका ने कब दिया था? तो अमेरिका ने दिया था पहले विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में। तो आधुनिक समय में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था न्यूजीलैंड ने। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? दुनिया में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। कब? 1893 ईस्वी में। आंसर आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है तो देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यह क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इंडियन नेशनल लोक दल भी है और हरियाणा विकास पार्टी भी राजनीतिक दल है। यानी आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से सभी क्या है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो आंसर क्या होना चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आयोग ने आंसर माना था हरियाणा विकास पार्टी। विकल्प सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जो आयोग ने माना था। देखिए क्या दिया हुआ है इसके बारे में, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है? जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्रीय देखिए दल है। फिर इंडियन नेशनल लोक दल क्या है? यह हरियाणा का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। यह भी पूछा गया था, क्षेत्रीय दल नहीं है। हरियाणा विकास पार्टी यह हरियाणा का एक क्षेत्रीय दल है। यह भी हरियाणा का क्षेत्रीय दल है, लेकिन जो अब कांग्रेस का हिस्सा हो गया। अब कांग्रेस का हिस्सा हो गया तो जो हरियाणा का हरियाणा विकास पार्टी है अब कांग्रेस का हिस्सा हो गया। और कांग्रेस कौन सी पार्टी है? तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि यह किसी परीक्षा का प्रश्न है तो आमतौर पर ऐसे प्रश्नों में चौथा विकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बीजेपी जैसा कोई भी राष्ट्रीय दल नहीं दिया है। लेकिन यदि केवल इन्हीं तीनों में से चुनना हो तो हरियाणा विकास पार्टी सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि अब इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया है। यह कौन सा पार्टी बन गया है? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया। तो देखिए उम्मीद है कि हमने कितने क्वेश्चन किए? 40 क्वेश्चन। और हमने 40 क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था टीजीटी टीआरई 2 में। टीजीटी का क्वेश्चन है, टीआरई 2 के है क्वेश्चन। टीआरई 2 टीजीटी के एसएसटी सब्जेक्ट के पॉलिटी के 40 क्वेश्चन दिए गए थे। और हमने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी दिखाया और 40 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर देखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि हमें कौन सी सोर्स अपनाना है और कहाँ से पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हमने भूगोल के बारे में भी बताया था टीआरई 2 का कि सभी क्वेश्चन भूगोल का भी एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। आज हमने मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी का भी दिखाया और आपको बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। आप इधर अगल बगल वाले सोर्स को भी अपनाएं, लेकिन आपका मेन फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी के अलावा कोई भी सोर्स अपना रहे हैं तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा? बहुत दूर हो जाएंगे आप अपने सिलेक्शन से। इसलिए हमें क्या अपनाना है? एनसीईआरटी ही अपनाना है।
हम अभी आपको टीआरई 3, टीआरई 4 और उसके बाद हम एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन के साथ। तो आप उन क्लास को भी लिया कीजिए, जिससे आप टीआरई 4 जो भर्ती आने वाली है सितंबर में पेपर होगी, नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे ऐसा समझेंगे तो हम उन सभी बच्चों से बहुत दूर हो जाएंगे जो अभी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। फिर हम टीआरई 5 का इंतजार करेंगे। ऐसे ही गलती ना हो हमसे, और हम अभी से एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन फॉलो करते जाए, और आप भी एनसीईआरटी बुक को से अच्छे पढ़ाई कीजिए। और एनसीईआरटी का रिवीजन करना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हम आपको बताते रहेंगे कि पढ़ाई कहाँ से करना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।